Good evening to you all and a very warm welcome on this first session of Java SE, popularly called as Core Java. Right? तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको आज एजेंडाज बता दूं, आज किस टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्या क्या चीजें आज के लेक्चर से आप गेन करके जाएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस कोर्स के लिए आप एनरोल हुए हैं उस कोर्स में आप क्या क्या सीखने वाले हैं. राइट, द सेशन विल स्टार्ट विद द प्री रिक्विजिट्स ऑफ लर्निंग जावा. मतलब अगर आप जावा सीख रहे हैं तो क्या कुछ ऐसा है जो जावा से पहले आपको एटलीस्ट बेसिक लेवल पे आना चाहिए. फाइन. अपार्ट फ्रॉम दैट हम आप बात करेंगे प्रोग्रामिंग की नेसेसिटी क्या है. छोटा सा 2 मिनट का डिस्कशन होगा जो आपको रिकॉल करवाएगा कि प्रोग्रामिंग क्यों करी जाती है. आई थिंक सभी को पता है बट फिर भी एक हल्का सा रिव्यू अपन लेंगे. उसके बाद हम बात करेंगे बेहद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, व्हाट इज जावा. राइट, क्योंकि आज आप पहली बार इस बात को भी शायद सीख के जाएंगे कि अगर कोई कहता है व्हाट इज जावा और आप उसको ही बोलते हैं जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप जावा के पोटेंशियल को, जावा की पावर को बहुत कम कर रहे हैं. C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बट जावा, आज लेक्चर जब खत्म होगा तब आप समझेंगे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही बट उससे कहीं आगे कुछ और भी है. जावा को एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी, एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म बुलाया जाता है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहना आप जावा की पावर्स को बहुत कम आंक रहे हैं. तो आज हम जावा की बहुत अच्छी प्रोफेशनल टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ेंगे. इसके बाद जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट को देती है जो जावा की बैकबोन है, जो जावा का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है. ऐसे तो जावा में ढेर सारे फीचर्स हैं, वो मैं आपसे बात करूंगा अगले लेक्चर में, बट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा. एंड फाइनली जावा कहां स्टैंड करती है एंड एट द एंड मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस कोर्स की आउटलाइन, कोर्स का शेड्यूल क्या होगा, कंटेंट्स क्या कवर होंगे, किस तरीके से कोर्स हमारा प्रोग्रेस होगा. Okay, so shall I start the session? If everyone is okay with this, shall I start the session? Great. Right? तो सबसे पहले शुरू करते हैं जावा पढ़ने के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं. क्या चाहिए आपको अगर आपको जावा सीखनी है, अगर आपको जावा पढ़नी है. तो गौर कीजिएगा, मैं ये कोर्स कंडक्ट ये मानते हुए कर रहा हूं कि आप किसी भी XYZ लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के बेसिक से फेमिलियर हैं. आई रिपीट, मैं ये मानकर ये कोर्स कंडक्ट कर रहा हूं कि आप किसी भी XYZ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बेसिक्स पे फेमिलियर हैं. मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आपको कोई एक्सपर्टीज है, आपने बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग करी होगी, नहीं. बट मैं इतना मान रहा हूं कि अगर मैं आपसे पूछता हूं लैंग्वेजेस क्या होती हैं तो कम से कम आप ये ना बोलें हिंदी और इंग्लिश होती हैं. इस लेवल पे आप ना हो. अगर कोई आपसे पूछे लैंग्वेजेस क्या होती हैं और आप उसे समझा पाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आपको आते हैं, तो आप आराम से इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं. इवन अगर आप C++ कर रहे हैं, अभी आपकी C++ जस्ट स्टार्ट ही हुई है, तो भी आप इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं. बस ये आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना हो, आप इसके पहले किसी ना किसी लैंग्वेज में बेसिक्स जानते हो और वो लैंग्वेज कोई भी हो चलेगा. बट मैं प्रेफर करूंगा आप C++ के बेसिक्स जानते हो, क्योंकि आप देखेंगे जावा खुद डेवलप करी गई है यूजिंग C एंड C++ लैंग्वेजेस. जावा का जो कंपाइलर है वो C में और कुछ साल बाद C++ में रीडिजाइन करा गया था. तो आज मार्केट में जो आप जावा यूज करते हैं, इट्स इंटरनली एक्चुअली डेवलप्ड यूजिंग लैंग्वेजेस C एंड C++. तो आप देखेंगे जावा का 75 to 80% सिंटेक्स आपको C++ से मैच होता हुआ दिखेगा. और अगर आप C जानते हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे जब आप जावा पढ़ेंगे. तो C++ में भी अगर आप बेसिक्स जानते हैं तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल और ज्यादा परेशान मत होइएगा. अगर आपको लग रहा है नहीं पता हो तो आपके लिए हम रिफ्रेशर भी अरेंज करेंगे. एक क्विक रिफ्रेशर आपके लिए अरेंज होगा ताकि आप उतना सीख जाएं कि आप जावा को कोप अप कर पाएं. क्योंकि इत्मीनान रखिएगा, जावा में फर्स्ट प्रोग्राम आने में अभी कम से कम 3 दिन लगेंगे. 3 दिन क्यों लगेंगे? क्योंकि 3 दिन में जावा की प्रॉपर्टी समझी जाएंगी, जावा का इंस्टॉलेशन आएगा, डाउनलोड कैसे करते हैं, वर्जन्स कैसे हैं जावा के, मार्केट प्रोस्पेक्ट क्या है जावा के, ये सब एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा. इसको कर लेते लेते 2-3 दिन लग जाएंगे. उतने में आपको हम रिफ्रेशर दे सकते हैं अगर आपको C++ में या ऊप्स में किसी भी तरह का रिफ्रेशर चाहिए. तो कैन आई स्टार्ट द सेशन? C++ के बेसिक्स से सब फेमिलियर हैं? गिव मी अ यस अगर आपको ये बेसिक्स आते हैं तो. फाइन, वेरी गुड. चलिए अब शुरू करते हैं उसी बेसिक सवाल से जो ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामर कभी ना कभी लाइफ में फेस करता है, और वो है हम कोई भी XYZ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखते हैं. क्या रीजन है कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें? तो आई थिंक सबको पता होगा
जितनों ने प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पढ़े हैं कि कंप्यूटर्स या डिजिटल मशीन्स को 0 और 1 के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो अगर आप किसी भी मशीन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप किसी भी मशीन को अपनी बात कहना चाहते हैं, अपने तरीके से उस मशीन को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो आपको मशीन को देने पड़ेंगे इंस्ट्रक्शंस। आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप ये इंस्ट्रक्शंस 0 और 1 में दें। आपके लिए बेटर होगा कि आप ये इंस्ट्रक्शंस उस भाषा में दें जो आपको आती है। कंप्यूटर को आपकी भाषा नहीं आती, आपको कंप्यूटर की भाषा नहीं आती, तो आपके और कंप्यूटर के बीच में कोई माध्यम होना चाहिए, कोई मीडियम होना चाहिए, और वो मीडियम होती हैं दुनिया की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो कभी भी लाइफ में कोई आपसे पूछे व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप एक वर्ड में जवाब दे सकते हैं, इट इज अ ट्रांसलेटर बिटवीन ह्यूमंस एंड मशीन्स और बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ूं, शैल आई प्रोसीड? राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, 2-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं क्या? तो कभी आप विकी पे जाके काउंट करिएगा, कभी आप विकीपीडिया पे जाके काउंट करिएगा, आपको 900 से ज्यादा लैंग्वेजेस मिलेंगी। ये 900 की भी काउंटिंग में आपको 1-1.5 महीने पुरानी दिखा रहा हूं। इस 1-1.5 महीने में कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ और लैंग्वेजेस इस लिस्ट में आकर जुड़ गई होंगी। अब सवाल आता है, जब इतनी सारी लैंग्वेजेस मार्केट के अंदर हैं, तो इतनी लैंग्वेजेस बनाई क्यों गई हैं? क्या एम होता है किसी भी लैंग्वेज को डिजाइन करने का? तो याद रखिएगा 99% लैंग्वेजेस मार्केट में किसी न किसी एम, किसी न किसी रीजन के कारण बनाई जाती हैं। कुछ होता है जो इन लैंग्वेजेस के पहले या तो पॉसिबल नहीं होता है या बहुत मुश्किल होता है, और ये लैंग्वेजेस उन चीजों को आकर कर देती हैं आसान। थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं 30-40 साल पहले। तो आपने सुना होगा 1972 में दुनिया की एक बेहद पॉपुलर लैंग्वेज लॉन्च हुई, जिस लैंग्वेज का नाम रखा गया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप मुझे बताएं, अगर आप सी के बेसिक्स जानते हैं तो क्या सी दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? क्या सी दुनिया में एज अ फर्स्ट लैंग्वेज लॉन्च हुई थी? नहीं, सी दुनिया की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। दुनिया की फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे फोरट्रैन लैंग्वेज को करा गया था लॉन्च। तो फिर क्या जरूरत पड़ी सी लैंग्वेज के बनने की? तो उसका रीजन ये था, सी को प्राइमरीली बनाया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए। जब सी नहीं थी तब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करते वक्त उनके डेवलपर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आप जानते हैं किसने बनाया यूनिक्स? डू यू नो यूनिक्स के डेवलपर का नाम क्या है? द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज डेवलप्ड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज मिस्टर केन थॉमसन। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के क्रिएटर हैं, डेवलपर हैं। और मिस्टर केन थॉमसन को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के वक्त काफी मुश्किलें, काफी प्रॉब्लम्स गई। तो सोचा गया एक लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ा इजी तरीके से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की कोडिंग करने दे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए जिस इंसान ने सी बनाई, आई थिंक सभी जानते होंगे, उन्हें तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ आईटी इंडस्ट्री में बुलाया जाता है, मिस्टर डेनिस रिची। इस पर्टिकुलर बंदे ने सी लैंग्वेज को डिजाइन करा, और इन्होंने सी लैंग्वेज इसीलिए बनाई थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी चीजें इजी वे में, ज्यादा स्मार्ट तरीके से, ज्यादा जल्दी डेवलप की जा सकें। तो सी का प्राइमरी एम मार्केट में आने का था कि सी लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेटर तरीके से बनाए जा सकें। बट जैसा आप जानते हैं, सी लैंग्वेज एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यानी सी लैंग्वेज में जब प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम फंक्शंस में ब्रेक होता है, प्रोग्राम फंक्शंस में डिवाइड होता है, और जैसे जैसे प्रोग्राम बड़ा होता जाता है, सी के लिए उसे संभालना, सी के प्रोग्रामर के लिए उस प्रोग्राम को समझना, इंटरप्रेट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह बात 1980s में लोगों को समझ में आई। जब 80s का एरा आया तो सी की सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम को और बड़े बड़े प्रोग्राम्स को ना मैनेज कर पाने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप करी गई सी की सक्सेसर लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज का नाम लोगों ने रखा C++। आई थिंक सभी जानते होंगे C++ सी को इनहेरिट करके बनाई गई है। C++ ने सी के उन ड्रॉबैक्स को दूर करा। सी प्रोसीजर ओरिएंटेड है, और C++ कौन सी मेथोडोलॉजी फॉलो करती है? प्लीज टाइप योर रेस्पॉन्सेज इन द चैट विंडो। C++ वेरी गुड, फॉलो करती है कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। C++ ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है। ये C++ का प्लस पॉइंट है। लेकिन जब C++ मार्केट में आई थी तब भी, अगर आप रिकॉल करें, बहुत सारे सॉफ्टवेयर C++ लैंग्वेज के अंदर डेवलप करे गए थे। एडोब और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने कई सारे सॉफ्टवेयर C++ लैंग्वेजेस में बनाए।
लेकिन तब भी और आज भी सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आज ही आई है, ये प्रॉब्लम डे 1 से है। पर मैं आपको ये प्रॉब्लम आज फर्स्ट टाइम बता रहा हूं जब हम जावा पढ़ रहे हैं, क्योंकि जावा प्राइमरीली डिजाइन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की गई थी। हालांकि जो प्रॉब्लम मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बिल्कुल नई नहीं है। आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो आप मानेंगे हाँ सर सीसी प्लस प्लस में दिक्कत तो है, लेकिन एक बार उसे अच्छे से समझना जरूरी है, जावा की पंचलाइन समझने से पहले, जावा की पावर समझने से पहले। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, स्लाइड में नोट सारे हैं, मैं स्लाइड ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप आराम से स्लाइड पढ़ना, लेकिन मैं पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं सीसी प्लस प्लस के साथ प्रॉब्लम क्या है और कैसे हमारी जावा लैंग्वेज इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का काम करती है। ठीक है, प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव। अब ये बताइए, अगर आपने सी में बेसिक्स करे हैं प्रोग्रामिंग के, तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझते होंगे कि जब आप सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आप उस प्रोग्राम को सोर्स कोड का नाम देते हैं। बोलते हैं ना आप ये लाइन? जल्दी बताइए। जब आप सी में कोई प्रोग्राम लिखते हैं आप यही बोलते हैं ना कि आपने अपने प्रोग्राम का सोर्स कोड बनाया, राइट? इमेजिन करिए आपने 2 नंबरों को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया, तो आप सी लैंग्वेज में इस प्रोग्राम का नाम लिखेंगे add.c। आई होप आपको याद होगा .c इस प्रोग्राम का क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। .c इस प्रोग्राम का एक्सटेंशन है, और ये सी लैंग्वेज में 2 नंबरों को ऐड करने का प्रोग्राम बना है। आपने सी पढ़ते वक्त कम से कम 50 बार ये बात सुनी होगी कि जो हमारा सोर्स कोड होता है वो कंप्यूटर्स के समझ में नहीं आता है, कंप्यूटर्स को 0 और 1 समझ में आता है, इसलिए कोई होना चाहिए जो इस 0 और 1 को, यानी हमारे सोर्स कोड को 0 और 1 में कन्वर्ट करे। और यहां आप सबके सामने इंट्रोड्यूस करा गया होगा दुनिया का एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर जिसका नाम आप जानते हैं कंपाइलर होता है। तो आप सबको पता होगा कंपाइलर हमारा सोर्स कोड लेता है, और कंपाइलर हमारे सोर्स कोड का, बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या वर्ड लिख रहा हूं, बना देता है मशीन कोड। कंपाइलर हमारे सोर्स कोड का बना देता है मशीन कोड, और फिर हमारा मशीन कोड हमारे कंप्यूटर पे यानी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाकर हो जाता है रन। बताइए, ये बेसिक सी कहानी आप सबने सुनी है ना, है ना? बहुत सुनी होगी आपने प्रोग्रामिंग के दौरान। आप देखिए इस कहानी में क्या चीज जनरली बच्चे या स्टूडेंट्स पकड़ नहीं पाते हैं, ना पढ़ाने वाले बताते हैं, ना जानने वालों को इतना पता होता है क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती इसलिए। लेकिन अब जानना पड़ेगा आपको जावा में एंटर करने से पहले। अब मैं इस पूरी कहानी का ड्रॉबैक आपको समझाऊं उससे पहले आप मुझे बताइए, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मशीन शब्द का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मशीन? जब मैं स्टूडेंट से सवाल पूछता हूं तो कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर मशीन मतलब मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप जिसमें मैं प्रोग्राम बना रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनिएगा, मशीन शब्द का मतलब कंप्यूटर साइंस की दुनिया में 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। 2 चीजें जुड़ जाएं तो कंप्यूटर साइंस में वर्ड बनता है मशीन। कौन सी 2 चीजें? नंबर 1 आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 आपके कंप्यूटर का सीपीयू। ये दोनों जब मिलते हैं ना, जब इनकी खिचड़ी बनती है ना, तब कंप्यूटर साइंस में वर्ड निकलता है मशीन। इन अदर वर्ड्स, ओएस और सीपीयू के कॉम्बिनेशन को हम लोग वो एनवायरमेंट मानते हैं जहां पर आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। याद कीजिए, अगर आपने बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़े हैं तो आपने सुना होगा आपके प्रोग्राम को कंपाइलर सिर्फ कंपाइल करके छोड़ देता है। कंपाइलर कभी प्रोग्राम को रन नहीं करता। प्रोग्राम को रन करने की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना सीपीयू का काम होता है, सीपीयू की जिम्मेदारी होती है। ये मानते हैं सब लोग? जल्दी बताइए, इस बात को मानते हैं आप? वेरी गुड, बहुत ध्यान से इस बेसिक को सुनिएगा, आपका जावा का बेस तैयार हो जाएगा आज के दिन ही। फिर आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा जावा किस एम के साथ मार्केट में आई है, और ऐसा क्या कर दिया जावा ने कि आज भी जावा नंबर 1 और कई जगहों पर टॉप 5 के अंदर गिनी जाती है। कुछ मामलों में जावा नंबर 1 है, कुछ मामलों में जावा टॉप 5 के अंदर है, वो बात की बात है। बट पहले ये तो पढ़ें जावा मार्केट में आई क्यों। तो मैं एक बार फिर याद दिला रहा हूं आपको, इस मशीन शब्द का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू का कॉम्बिनेशन। इसी मशीन को याद रखिएगा, दूसरे शब्दों में प्लेटफॉर्म भी बुलाते हैं। इसी मशीन को याद रखिएगा, तीसरे शब्दों में एनवायरनमेंट भी बुलाते हैं।
तो आपने सोचिए कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए विंडोज प्लेटफॉर्म, लिनक्स प्लेटफॉर्म। तो अगर कोई प्लेटफॉर्म वर्ड बोलता है तो एक्चुअल में प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू का कॉम्बिनेशन, क्योंकि याद करिए इन दोनों की जरूरत पड़ती है किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए। कोई भी कोड दुनिया में अगर रन होता है तो वो इन दो चीजों की मदद से होता है। नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है, नंबर 2 सीपीयू जो इस सॉफ्टवेयर के नीचे बैठा हुआ हार्डवेयर है। बताइए समझ आया कि नहीं आया? पहला पॉइंट क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो मशीन का मतलब होता है वो एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट में आप आपके प्रोग्राम को रन करते हैं। एक आम इंसान की भाषा में हम बोलते हैं इस एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सीपीयू का कॉम्बिनेशन। ठीक है, बिल्कुल। अब सुनिए अगली जरूरी बात। आपने ये कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए कि कंप्यूटर्स के मशीन कोड समझ में आता है। जब भी कोई कंप्यूटर कुछ समझता है वो मशीन कोड होता है। सुना है ना आपने ये बात? यस और नो? सुना है। और आपने ये भी सुना होगा कि मशीन कोड 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। ये भी आपने सुना होगा द वर्ड मशीन कोड रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, कौन सी बात? हर ऑपरेटिंग सिस्टम का 0 और 1 समझने का तरीका, 0 और 1 समझने का पैटर्न दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग होता है। मैं फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। यह बिल्कुल सच है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंप्यूटर्स 0 और 1 समझते हैं। यह भी सच है इस 0 और 1 को हम लोग मशीन कोड बोलते हैं। लेकिन एक सच और है, दुनिया का हर ऑपरेटिंग सिस्टम सेम पैटर्न पे, सेम तरीके से 0 और 1 को इंटरप्रेट नहीं करता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का मशीन कोड पैटर्न दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग होता है। यह बिल्कुल वैसी बात है जैसे आपने रियल वर्ल्ड में सुना होगा दुनिया के अधिकतर देशों में इंग्लिश बोली जाती है। सही बोल रहा हूं मैं? मैक्सिमम कंट्रीज इन द वर्ल्ड स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन आप रिकॉल करिए अलग अलग कंट्रीज में इंग्लिश बोलने का जो लहजा है, जो इंग्लिश बोलने का तरीका है, जिसे बोलते हैं एक्सेंट, वो बाकी कंट्रीज से अलग होता है। आप मानते हो? इनफैक्ट एक्सेंट ही नहीं, आप ये भी मानते हैं वर्ड्स की स्पेलिंग भी चेंज होती है ना? आप कलर देख लीजिए, कलर की स्पेलिंग COLOUR भी होती है और कलर की स्पेलिंग COLOR भी होती है। दोनों ही इंग्लिश हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपना स्टाइल है वर्ड्स को लिखने और प्रोनाउंस करने का। ऑस्ट्रेलियन प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का अलग होगा, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का अलग होगा, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का अलग होगा, और हम हिंदुस्तानियों का तो प्रोनाउंसिएशन और अलग होगा इंग्लिश का। यानी आप नोटिस करके देखिए तो दुनिया में कई जगहों पर इंग्लिश बोली जाती है और हर जगह का एक्सेंट दूसरी कंट्री से डिफरेंट होता है। तो जैसे इंग्लिश के बारे में ये सच है, ऐसे मशीन कोड के बारे में भी एक सच बात है कि दुनिया का हर ऑपरेटिंग सिस्टम का मशीन कोड समझने का पैटर्न दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग होता है। ठीक है, अब अगली बात सुनिएगा मेरी गौर से। ये बताइए सी में अलग अलग तरीके के कंपाइलर्स होते हैं, टर्बो कंपाइलर, GCC कंपाइलर, सुने आपने ये नाम? है ना? ठीक है। अब आपसे अगर मैं पूछूं अगर मेरे कंप्यूटर में टर्बो कंपाइलर है तो क्या ये कंपाइलर मशीन कोड जनरेट करता है? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल करता है। लेकिन आप ये भी बोलेंगे, आज से सुनना ध्यान से, आप आज से ये भी बोलना शुरू करेंगे कि टर्बो कंपाइलर जो मशीन कोड जनरेट करता है वो सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में आता है। आई रिपीट, टर्बो कंपाइलर जो मशीन कोड प्रोड्यूस करता है वो सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में आता है। आपको लगेगा सर सर प्रॉब्लम क्या है? अगर टर्बो कंपाइलर का मशीन कोड विंडोज में समझ में आता है, मैं विंडोज पे ही तो प्रोग्राम चला रहा हूं। आप विंडोज पे प्रोग्राम चला रहे हैं एज अ डेवलपर। अब इमेजिन करिए कल को आपने ये छोटा सा 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम ना बनाकर कोई अच्छा खासा गेम सी लैंग्वेज में डेवलप करा। आपने ये गेम डेवलप करा टर्बो कंपाइलर पे। आपको याद होगा टर्बो कंपाइलर आपके प्रोग्राम की .exe जनरेट करता है। मशीन कोड को exe बुलाते हैं ना अपन सी लैंग्वेज में, राइट? ये exe विंडोज पे तो बड़े आराम से रन हो जाएगी, बहुत आराम से रन हो जाएगी। लेकिन इमेजिन करिए क्या ये exe दुनिया में किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो पाएगी? अगर आपको शुरुआती 10 मिनट समझ में आए तो आप बताइए क्या ये exe लिनक्स के ऊपर रन हो पाएगी? अगर मैं यहां जानूं तो रन होना छोड़िए, ये लिनक्स पे इंस्टॉल भी नहीं हो पाएगी। रन होना दूर की बात,
लिनक्स के ऊपर ये .exe फाइल इंस्टॉल तक नहीं होगी। अब यहां भी कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर मैं लिनक्स पे रन करूंगा ही क्यों, मेरे पास तो विंडोज है ना। आप फिर सोचिए, जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे तो आपके प्रोडक्ट्स आप अपने लिए नहीं बनाएंगे, आप जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो कस्टमर्स के लिए बनेंगे। और क्या आप ये गारंटी लेंगे कि आप जिस कस्टमर के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, आपका हर कस्टमर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है? आप बताइए, दुनिया में हर जगह विंडोज है क्या? नहीं। अगर आप किसी एमएनसी में जाते हैं तो आप नोटिस करिएगा आपके मैक्सिमम कस्टमर अमेरिकन होंगे, और शायद आप जानते होंगे अमेरिका में विंडोज से ज्यादा पॉपुलर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अधिकतर लोगों के पास वहां पर मैक आपको मिलेगा। तो अगर आपने टर्बो कंपाइलर के ऊपर अपना प्रोग्राम बनाया और टर्बो कंपाइलर से उसको कंपाइल करके EXE बना ली, बड़े आराम से आपकी EXE विंडोज पे चलेगी, बट ना तो वो लिनक्स पे चलेगी, ना ही वो काम करेगी ऑन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऐसा तो नहीं कह सकते कि दुनिया में जितने भी लोगों के पास कंप्यूटर है सब विंडोज यूज करते हैं, बिल्कुल गलत सोच है। दुनिया में बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके पास लिनक्स है, बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके पास मैक है, और ये तो 3 पॉपुलर है जिनके नाम मैं ले रहा हूं। आप मानते हैं इनके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है मार्केट में? आप मानते हो इनके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट के अंदर अवेलेबल है, राइट? तो जब इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका टर्बो कंपाइलर जो कोड जनरेट कर रहा है वो हर ओएस पे चलेगा? नहीं चलेगा, वो चलेगा सिर्फ विंडोज पे। अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने आपको सी पढ़ाई है तो मैंने कई बार आपके सामने ये वर्ड बोला है, आपने कहीं और से भी अगर सी पढ़ी होगी तो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा कि सी इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। बताइए, ये वर्ड सुना है? सी एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। क्यों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है? क्योंकि सी के प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करते हैं तो आप जैसा कंपाइलर यूज कर रहे हैं, प्रोग्राम उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट कर पाएगा। फिर मैं याद दिला दूं, प्लेटफॉर्म का मतलब भूलिएगा मत, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस सीपीयू का कॉम्बिनेशन। अगर आपको लग रहा है सर सीपीयू का मतलब क्या है, सीपीयू का मतलब आपको याद होगा इंटेल के सीपीयू होते हैं, एएमडी नाम की एक कंपनी है वो भी सीपीयूज बनाती है। सुना है आपने एएमडी का नाम, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस? आपने ये भी सुना होगा सीपीयू भी 2 तरह के होते हैं, एक 32 बिट आर्किटेक्चर, एक 64 बिट आर्किटेक्चर। सुना है आपने ये? तो जब ये चीजें बदलती हैं कंप्यूटर में तो आपका प्रोग्राम काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि आपका प्रोग्राम क्लोजली डिपेंडेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, आपका प्रोग्राम क्लोजली डिपेंडेंट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे। इसलिए आप जब भी C++ में प्रोग्रामिंग करते हैं, कोड आपका हो जाता है हमेशा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब आप इमेजिन करिए, कल को आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं, मान लीजिए आपने अपना स्टार्टअप खोला, तो क्या आप चाहेंगे आपका स्टार्टअप सिर्फ विंडोज के लिए प्रोडक्ट बनाए? आप बताइए, एज अ डेवलपर, एज अ बिजनेसमैन, क्या आप चाहेंगे कि आप सिर्फ विंडोज के लिए अपने प्रोडक्ट्स बनाकर बेचें? नेवर। आप चाहेंगे आप दुनिया के हर कस्टमर को कवर करें। आप चाहेंगे आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो। तो कैसे पॉसिबल है अगर आप वो सॉफ्टवेयर सी में बनाते हैं? तो फिर करना क्या होगा आपको, आप गेस करिए। फिर आपको ये सेम कोड जीसीसी कंपाइलर पे कंपाइल करना पड़ेगा। सुना है सबने जीसीसी का नाम? सभी लोगों ने जीसीसी का नाम सुना होगा अगर सी में थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग करी है। जीसीसी कंपाइलर से आप इसे कंपाइल करेंगे, वो जो जनरेट करेगा वो मशीन कोड लिनक्स के समझ में आएगा। लेकिन फिर बताइए मैक वालों के लिए क्या होगा? फिर मैक वालों के लिए आपको एक और कंपाइलर अरेंज करना पड़ेगा। मैं बता दूं, उसका नाम है LLVM, राइट? जब ये कंपाइलर आप अरेंज करेंगे तब कहीं जाकर आपका कोड मैक के ऊपर एग्जीक्यूट हो पाएगा। इसका मतलब सोचिए, एक डेवलपर को अगर सी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाने को दिया जाए तो उसे एक सोर्स कोड लिखना पड़ेगा या मल्टीपल सोर्स कोड लिखने पड़ेंगे? जल्दी बताइए। मल्टीपल लिखने पड़ेंगे, राइट? अगर आपको लग रहा है सर सोर्स कोड मल्टीपल क्यों लिखने पड़ेंगे, कंपाइल मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा, लिखना तो एक ही बार पड़ेगा? जी नहीं। अगर आप सी से थोड़ी भी फैमिलियरिटी रखते हैं तो आप मुझे बताइए, टर्बो कंपाइलर और जीसीसी कंपाइलर में कुछ हेडर फाइल्स में फर्क होता है? कुछ ऐसी हेडर फाइल होती है जो टर्बो में है, जीसीसी में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल conio.h। डेटा टाइप की साइज में फर्क होता है। आप मानते हो जो इंटीजर 2 बाइट के होते हैं टर्बो में, वो जाकर जीसीसी में बन जाते हैं 4 बाइट के। इसी को कहते हैं अपन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, इसी को कहते हैं अपन कोड का प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होना। तो आप कभी ट्राई करके देखिए, जो आप टर्बो पे लिख रहे हैं कोड, एज इट इज हमेशा वो कोड जीसीसी पे चले, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। आपको जीसीसी के हिसाब से
कोड को करना पड़ेगा एडिट, कोड को करना पड़ेगा चेंज। जो लोग C++ पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे टर्बो कंपाइलर पे C++ में .h लगता है हेडर फाइल में, जबकि GCC कंपाइलर में .h हेडर फाइल्स में C++ लैंग्वेज में नहीं लगता है। ये बात आपने पता करी, ये बात आपको मालूम है। तो सोचिए आपका कोड कितना डिपेंड कर गया कंपाइलर पे। तो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप प्रोग्राम एक नहीं 3 बार बनाएंगे। 3 बार इसलिए क्योंकि 3 पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आप टारगेट कर रहे हैं, उसे 3 बार कंपाइल करेंगे, उसके 3 मशीन कोड बनेंगे और फिर आप अलग अलग कस्टमर्स को ये मशीन कोड दे पाएंगे। बताइए कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, आपके एफर्ट्स बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? सोचिए एफर्ट्स आपके बढ़ गए कि नहीं? ये प्रॉब्लम C++ के साथ है, थी भी, है भी और आने वाले दिनों में रहेगी भी। क्योंकि याद करिए मैंने आपसे कहा था C प्राइमरीली किसके लिए बनी है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनी है। तो C को ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ता है और C इसलिए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज मानी जाती है।